आज के केस में जाल क्या था और चाल क्या थी, ये समझने में ही पुलिस को बहुत वक्त लग गया था। और जब सच्चाई सामने आई तो सभी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। आज के केस के दाव पेच से सभी लोग हैरान होने वाले थे। इस केस में पुलिस ने ऐसे ऐसे खुलासे किए जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी को पूरा जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक फिल्म को देखकर एक होने वाले क्राइम की पूरी प्लानिंग की जाती है। उस फिल्म को कई बार देखा जाता है, बार बार उसे देखकर उस फिल्म में हुए जुर्म की बारीकियों को समझा जाता है, ताकि प्लानिंग में कोई चूक न रहे, कोई ऐसी गलती न हो जिससे पुलिस को इस केस की गंभीरता का पता चल सके। कहानी की शुरुआत 27 नवंबर 2017 में होती है। दरअसल 27 नवंबर 2017 को तेलंगाना के नागर कुरनूल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को एक महिला लेकर आती है, उसका इलाज कराने के लिए। उस व्यक्ति का चेहरा बुरी तरह से झुलसा हुआ था। वो दर्द से तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। उसका चेहरा पहचान में ही नहीं आ रहा था। उस व्यक्ति का नाम था सुधाकर रेड्डी। वहाँ उस हॉस्पिटल में उसकी पत्नी स्वाति रेड्डी उसे लेकर आई थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में अफसर था। डॉक्टर उस व्यक्ति को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं। उसका इलाज शुरू किया जाता है। जब डॉक्टर सुधाकर के जलने की वजह स्वाति रेड्डी से पूछते हैं तो वो बताती है कि किसी ने उसके पति के चेहरे पर एसिड फेंक दिया है। इसके बाद इलाज शुरू किया जाता है, लेकिन तेजाब फेंकने से हमला होने के कारण पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी जाती है। पुलिस फौरन अस्पताल पहुंचती है और स्वाति से पूछताछ करती है। तब तक स्वाति के घर वाले और उसके ससुराल वाले भी आ जाते हैं। स्वाति पुलिस को बताती है कि सुबह करीब 10 बजे 2 लोग मेरे घर पर आए। उनका मेरे पति सुधाकर से झगड़ा हो गया था, क्योंकि मेरे पति ने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे। वे कई दिनों से मेरे पति से पैसे मांग रहे थे, लेकिन मेरे पति के पास पैसे नहीं थे। तो वो उन लोगों को समझा रहे थे कि अभी मेरे पास रुपए नहीं है, मैं नहीं दे सकता, मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दो। लेकिन वे लोग ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी बात को लेकर उन लोगों में बहस शुरू हो गई और एक व्यक्ति ने एक बॉटल निकालकर उन पर हमला कर दिया। जब ये सब हुआ तब मैं किचन में उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। जब मेरे पति चिल्लाने लगे तब मैं भागकर बाहर आई, तो मैंने ये सब देखा। वे दोनों तुरंत भाग गए थे। ये सब सुनकर पुलिस तुरंत उन 2 व्यक्तियों की तलाश शुरू कर देती है और उन्हें उनके घरों से पकड़ लेती है। उन व्यक्तियों में से एक का नाम सुनील और दूसरे का नाम मंगेश था। लेकिन जब उन लोगों से पूछताछ की जाती है तो वे दोनों साफ तौर पर इस बात से इनकार कर देते हैं। पुलिस द्वारा उन्हें बहुत तोड़ा जाता है, लेकिन वे टस से मस नहीं होते। वे लगातार इस बात से इनकार ही कर रहे थे। जब वे इस बात से इनकार कर रहे थे, इतना मार खाने के बाद भी वे यही कह रहे थे कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, तो पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है और सुधाकर के घर जाकर वहां का मुआयना करती है। पड़ोसियों से भी पूछताछ करती है। वहां पता चलता है कि किसी ने भी वहां किसी को आते जाते नहीं देखा, जबकि उनके पड़ोस के एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर के बरामदे में ही बैठे हुए थे। ये बात सुनकर पुलिस को कुछ शक होता है। पुलिस वाले फिर से स्वाति रेड्डी से पूछताछ करते हैं। पड़ोसियों के द्वारा ये भी खुलासा हुआ कि सुबह सुबह एक व्यक्ति को सुधाकर की कार ले जाते हुए देखा गया था। अब स्वाति से पूछताछ की जाती है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जो आपकी कार ले गया था। वो पहले तो बहुत देर तक चुप रहती है, लेकिन फिर बताती है कि उस दिन हम लोग अपने मम्मी के घर जाने वाले थे। मैंने अपने बच्चों को पहले ही वहां पहुंचा दिया था। उस दिन हमारी शादी की एनिवर्सरी थी, लेकिन उससे पहले ही एक व्यक्ति हमारे घर आया। उसका नाम था राजेश। राजेश एक फिजियोथेरेपिस्ट था। स्वाति ने बताया, हमारी शादी 2014 में अरेंज मैरिज हुई थी। मैं पेशे से एक नर्स हूँ। शादी के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शादी के कुछ महीनों के बाद ही मेरे कमर और पीठ में बहुत दर्द रहने लगा। मैं बहुत परेशान रहने लगी। तब सुधाकर ने मुझे डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करने को कहा। मैं राजेश के पास जाने लगी और लंबे समय तक मेरा इलाज राजेश के पास चलता रहा। मैं वहाँ उसके क्लिनिक में हमेशा जाती रहती थी। एक दिन मैंने उसके क्लिनिक में एक हिडन कैमरा पाया। मैं बहुत भड़की। मैंने उसे धमकाया कि तुम यहाँ आई हुई अपनी पेशेंट की वीडियो बनाते हो। तब उसने मेरे भी कुछ वीडियो मुझे दिखाए। मैं बहुत परेशान हो गई। उसने मेरा भी कई वीडियो बनाया हुआ था। फिर तब से वो मुझे परेशान करने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझे कई होटलों में बुलाता, मेरे साथ रेप करता। अगर मैं मना करती तो मेरा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करने की धमकी देता। लगातार वो मुझे परेशान कर रहा था। मैं तंग आ चुकी थी। इधर मेरे पति कर्जे में डूबे हुए थे। मैंने हिम्मत करके एक दिन अपने पति सुधाकर को सब कुछ बता दिया। वो मुझे ही कसूरवार समझते थे। अब राजेश मुझसे पैसे भी मांगने लगा था। उस दिन भी सुबह ही वो मेरे घर आ गया और अब वो बाकायदा मेरे पति को भी टॉर्चर कर रहा था। वो मेरे पति से भी पैसे मांगने लगा। जब मेरे पति ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो हमारी गाड़ी लेकर चला गया।
जब वो गाड़ी ले जा रहा था तो मेरे पड़ोसियों में से किसी ने उसे देख लिया होगा और उन्होंने आपको बता दिया। ये सब सुनकर पुलिस को बहुत आश्चर्य होता है। पुलिस वाले उससे फिर पूछते हैं कि तो तुम्हारे पति पर एसिड किसने फेंका था? तब स्वाति बताती है कि उसी ने मेरे पति को जलाया था। यानी कि उस दिन जो 2 व्यक्तियों के बारे में पुलिस को बताया गया था वो झूठ था। पुलिस शॉक में थी। अब पुलिस स्वाति से राजेश का पता और फ़ोन नंबर लेकर अब पुलिस राजेश का पता लगाने में जुट जाती है। छानबीन करने पर उसकी मां ने बताया कि राजेश अपने किसी दोस्त के घर शादी में गया है। उसने मुझसे यही बताया था। तफ्तीश के दौरान सुधाकर की गाड़ी एक सुनसान जगह से बरामद होती है। उस गाड़ी का फ्यूल टैंक खाली था और उस गाड़ी में मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन राजेश का दूर दूर तक कोई पता नहीं था। उधर डॉक्टर स्वाति को और उसके परिवार वालों को बताते हैं कि सुधाकर का चेहरा 60% जल गया है। हमें प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी और तब जाकर कहीं सुधाकर का जला हुआ चेहरा कुछ हद तक ठीक हो पाएगा। सुधाकर इशारे से अपनी फैमिली वालों से और स्वाति से बात किया करता था। उसके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। सुधाकर के घर वाले पैसों के इंतजाम में जुट जाते हैं सुधाकर की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए, और पुलिस राजेश की खोजबीन में लगे होते हैं। उसके क्लिनिक में पूछताछ करने पर और उसके जानने वालों से पूछताछ करने पर पुलिस को ये पता चला कि राजेश ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता है। उन लोगों का यही कहना था, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उन सब लोगों का यही कहना था कि राजेश ऐसा नहीं कर सकता, वो एक अच्छा इंसान है। ये सब सुनकर पुलिस को फिर से स्वाति पर शक होता है। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि जब पहली बार वो झूठ बोल सकती है तो क्या पता इस बार भी वो झूठ ही बोल रही हो। कार जहाँ से बरामद हुई थी वहाँ उस सड़क के पीछे एक घना जंगल भी था। पुलिस उस जंगल में भी छानबीन करती है। इधर पुलिस की एक टीम सुधाकर से भी पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। सिर्फ लिख कर और इशारों से ही वो ये बताता है कि राजेश ने मेरे साथ ये सब किया और मेरी गाड़ी लेकर चला गया था। राजेश के लैपटॉप में, उसके पेन ड्राइव में कहीं भी कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला जैसा कि स्वाति ने पुलिस को बताया था। सारे होटलों में भी पूछताछ की जाती है। वहां से ये पता चला कि वहां पे स्वाति और राजेश को देखा गया है। अब पुलिस वाले सोच में पड़ जाते हैं कि शायद स्वाति इस बार सच बोल रही हो। जंगल में छानबीन करने पर पुलिस को कुछ ऐसा मिला जिससे पुलिस के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दरअसल पुलिस को जंगल में एक जली हुई लाश मिली और उसके साथ एक जला हुआ बैग भी। अब पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि आखिर ये लाश किसकी है। उधर डॉक्टर सुधाकर के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी में जुट जाते हैं। फिर एक बार पुलिस स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करती है कि वो बॉडी किसकी है। वो कहती है कि मुझे क्या पता, वो गाड़ी लेकर चला गया, इसके बाद वो कहाँ गया, उसके साथ क्या हुआ, मुझे क्या पता। पुलिस ने बताया कि जो बॉडी हमें मिली है उसके सिर पर मल्टीपल फ्रैक्चर हैं, उसके हाथ पांव भी टूटे हुए हैं। तुम लोगों ने ही राजेश को मारा होगा और उसकी बॉडी को जंगल में ले जाकर उसे जला दिया होगा, इसीलिए तुम्हारी गाड़ी का टैंक भी खाली था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। अब पुलिस स्वाति को एक टोल नाके का सीसीटीवी दिखाती है। उसमें स्वाति खुद उस गाड़ी को ड्राइव करते नजर आ रही थी। अब तो स्वाति एकदम हक्का बक्का रह जाती है। अब उसके पास सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो कहती है कि जब उस दिन राजेश हमारे घर आया था तो मेरे पति से उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। वो कार ले जाने को कह रहा था। मेरे पति शराब के नशे में थे। मैं उन लोगों के लिए चाय बना रही थी। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने एक लोहे की रॉड से राजेश पे हमला कर दिया। उसके सर पर कई वार किए, उसके पैरों और हाथों पर भी बहुत मारा। हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद हमने उसे एक बैग में रखा और बॉडी गाड़ी में ले जाकर उस जंगल में जला दिया। जब टैंक खाली हो गया तो हम गाड़ी वहीं छोड़कर अलग अलग बस से घर आ गए। इस बार पुलिस का दिमाग घूम गया। उस बॉडी का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया गया और स्वाति को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। उधर सुधाकर की हालत दिन पे दिन सुधर ही रही थी। बचपन से ही सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। अब वो लिक्विड फॉर्म में कुछ कुछ चीज़ें खाने पीने भी लगा था और अब वो खड़ा होकर चलने फिरने भी लगा था। इस दौरान स्वाति लगातार पुलिस से कहती कि मुझे जाने दो, मेरे पति को मेरी ज़रूरत है, मुझे उनका चेहरा वापस देखना है। उधर अस्पताल में एक दिन सुधाकर की माँ उसके लिए मटन सूप बना कर लाती है और उससे पीने को कहती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। उसके इनकार करने पर सभी को बड़ी हैरानी होती है, खासकर सुधाकर के भाई को, कि जो आदमी मटन सूप का इतना दीवाना था, इतने चाव से वो मटन सूप पीता था, आज कैसे वो इससे इनकार कर रहा है। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि तबीयत खराब होने के कारण उसका दिल नहीं चाह रहा है। लेकिन ये बात सुधाकर के भाई को हजम नहीं हो रही थी। फिर उसने नोट किया कि उसके भाई का चाल चलन, बात करने का तरीका, उसका हाव भाव, उसका रवैया पहले से काफ़ी अलग है। ये बात अब उसके सभी घर वालों को महसूस होने लगी थी। सुधाकर के भाई को कुछ शक हुआ। वो तुरंत पुलिस के पास जाता है और बताता है कि मुझे शक है कि जो शख्स हॉस्पिटल में है वो मेरा भाई नहीं है। ये बात सुनकर इस बार पुलिस को और भी ज़्यादा घनचक्कर हो जाती है।
कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर वो सुधाकर रेड्डी नहीं है तो है कौन। एक बार फिर पुलिस स्वाति को अपने घेरे में लेती है और पहले ही चेतावनी देती है कि अगर इस बार तुमने हमसे कुछ भी झूठ बोला तो हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल करेंगे। उधर एक टीम सुधाकर के आधार कार्ड से उसके फिंगरप्रिंट को मैच कराती है, लेकिन जो व्यक्ति हॉस्पिटल में था उसका फिंगरप्रिंट सुधाकर के आधार कार्ड से मैच ही नहीं हुआ, जिससे ये साबित हो गया कि वो व्यक्ति सुधाकर रेड्डी नहीं है। अब इसके बाद राजेश के आधार कार्ड के फिंगरप्रिंट से जब उस व्यक्ति का फिंगरप्रिंट मैच कराया जाता है तो वो तुरंत मैच हो जाता है। इसका मतलब ये था कि जो व्यक्ति हॉस्पिटल में था वो सुधाकर रेड्डी नहीं बल्कि वही फिजियोथेरेपिस्ट राजेश था। अब पुलिस ये सोचती है कि अगर ये राजेश है तो मरने वाला व्यक्ति कौन था। इसका मतलब वो स्वाति का पति सुधाकर रेड्डी था। जब स्वाति से इस बार खूब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो वो बताती है 2014-15 से ही मेरा उसका अफेयर राजेश के साथ था। वे दोनों राजेश के ही क्लिनिक में फिजियोथेरेपी के दौरान मिलते थे। वे एक दूसरे से तभी से प्यार करने लगे थे और वे दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन स्वाति का कहना था कि वो सुधाकर को छोड़ नहीं सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, समाज और परिवार वालों को जवाब भी तो देना था। इस दौरान सुधाकर अपने काम में बहुत बिजी होता था, वो स्वाति को टाइम नहीं दे पाता था। तब इन सब चीज़ों से तंग आकर स्वाति ने एक प्लान बनाया जिससे सुधाकर भी रास्ते से हट जाए और उसे किसी को जवाब भी नहीं देना पड़ेगा। इत्तेफाक से जिन दिनों वो सुधाकर को रास्ते से हटाने का प्लान बना रही थी कि टीवी पे एक दिन उसने एक फिल्म देखी, गेवाडू। वो साउथ इंडियन की एक मशहूर फिल्म है। उस फिल्म में भी एक किरदार था जिसका चेहरा जल जाता है और उसे दूसरे किरदार का चेहरा दिया जाता है। तो इस फिल्म को जब देखा उसने तो उसके दिमाग में तुरंत ये आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी इसी फिल्म की तरह करूं, जिससे सुधाकर से भी छुटकारा मिल जाएगा और राजेश से भी हमेशा हमेशा का साथ हो जाएगा। और तब उसने ये फिल्म के बारे में राजेश को भी बताया और बाकायदा प्लानिंग के तहत इस फिल्म को ना जाने कितनी ही बार देखा गया। उन दोनों ने कई बार ये फिल्म देखी ताकि इस क्राइम की बारीकियों को समझा जा सके। करीब 20 बार इस फिल्म को देखने के बाद उन दोनों ने साजिश का पहला कदम उठाया जिसके तहत सुधाकर को जिंदगी में लाना था। तो इसी प्लान के तहत 26 नवंबर 2017 के दिन, संडे का दिन, इस दिन सुधाकर अपने घर पर ही होता था। शायद इसीलिए संडे का दिन चुना गया था। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि स्वाति पेशे से नर्स थी, तो उसे पता था कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कब और कैसे और कितना देना है किसी व्यक्ति को बेहोश करने के लिए। तो उसने सुबह सुबह ही अपने पति सुधाकर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया जब वो सो रहा था। अब सुधाकर बेहोश हो गया। जब वो बेहोश हो गया था तब उसने अपने प्रेमी राजेश को घर बुलाया। राजेश स्वाति के घर आया। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर एक लोहे की रॉड से सुधाकर के सिर पर कई वार किए और उसे और कई बार कई जगहों पर घायल किया गया। जब उसकी मौत हो गई तब उन्होंने अपनी कार से उसकी बॉडी को जंगल में ले गए और वहां उसे जला दिया गया, जो बाद में पुलिस ने बरामद किया था। कहानी बिल्कुल वही थी जो स्वाति ने पहले सुनाई थी, लेकिन मरने वाला राजेश नहीं बल्कि उसका पति सुधाकर रेड्डी ही था। फिर वे दोनों घर आ गए, लेकिन प्लानिंग का दूसरा हिस्सा भी बाकी था। सुधाकर का तो काम तमाम हो चुका था, लेकिन अब राजेश को सुधाकर रेड्डी बनाना था। हालांकि इस प्लान को अंजाम देने में राजेश थोड़ा हिचक भी रहा था, क्योंकि इस काम में बड़ा जोखिम था। उसे खुद जानबूझकर अपने चेहरे को एसिड से जलाना था। ये कोई बड़ा हिम्मत वाला काम था। वो डर रहा था इस काम के लिए। उसकी हिम्मत टूट रही थी, लेकिन स्वाति ने उसे हिम्मत बंधाई। उसने कहा कि माना कि तुम्हें बहुत दर्द होगा, तकलीफ होगी, लेकिन ये दर्द भी कुछ कम नहीं है कि जो हम लोग अलग अलग रहकर अभी झेल रहे हैं। तुम अभी ये दर्द बर्दाश्त कर लो, फिर हमें हमेशा के लिए इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। उसने अपनी बातों से पूरी तरह से राजेश को कन्विंस कर लिया था। वो अब अपने चेहरे को एसिड से जलाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। स्वाति ने कहा कि मैं सिर्फ 30% ही तुम्हारा चेहरा जलाऊंगी, और ठीक वैसे ही राजेश के चेहरे को उसने 30% ही जलाया, एसिड से राजेश के मर्जी के मुताबिक। फिर जब वो चिल्लाने लगा तब वो भी शोर मचाने लगी, जिससे उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग इकट्ठा हो गए और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके बाद स्वाति ने अपने मायके और ससुराल वालों को बुलाया, और आगे की कहानी तो अब तक आप जान ही चुके हैं। ये सब स्वाति ने अपने बयान में पुलिस को बताया, जिसे सुनकर सभी पुलिस वालों के होश उड़ गए। वे सोच में पड़ गए कि आखिर कोई इस हद तक भी गिर सकता है। इंसानी सोच कहाँ तक जा सकती है। स्वाति के घर वाले और सुधाकर के घर वालों को ये सब जानकर बहुत धक्का लगा कि उनके बेटे के साथ इतनी बड़ी साजिश की गई। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था स्वाति ने, लेकिन पुलिस वालों ने छानबीन ने इस पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी थी। एक मटन सूप ना पीने के कारण राजेश का भेद भी खुल गया, जबकि उसे स्वाति ने सुधाकर की एक एक चीज बताई थी, लेकिन वो नॉनवेज नहीं था, वो मटन सूप नहीं पी सका। तो स्वाति और राजेश
को धारा 201 के तहत सबूत मिटाने या गलत जानकारी देने के लिए और आईपीसी की धारा 302 हत्या के लिए और आईपीसी की धारा 120 बी के तहत आपराधिक षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया। ये किसी की भी समझ या कल्पना के भी परे था कि कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इतना विकृत, इतना खतरनाक रास्ता कैसे चुन सकता है। और मंजिल क्या थी? जिंदगी भर का साथ? क्या एक जान लेने के बाद, एक चेहरा ऐसे बिगाड़े जाने के बाद, क्या कोई प्यार भरा रिश्ता मुमकिन था? स्वाति के सामने एक आसान और सीधा ऑप्शन था कि वो अपने पति सुधाकर के साथ अपने रिश्ते को तोड़कर आगे बढ़ जाती, पर उसने ऐसा नहीं किया। तो स्वाति का ये रास्ता अपनाने और ये षड्यंत्र के लिए आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही सत्य और आपराधिक घटनाओं को जानने के लिए हमारे चैनल क्राइम फाइल्स पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। जय हिंद।